नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अभी तक हमने जितना कुछ भी देखा या सीखा वो सब समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी आपका क्वेश्चन हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में डालिए या टेलीग्राम पे डालिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगा। तो इस सेशन में हम लोगों ने अभी तक प्रीवियस ईयर के जेईई मेन के 2 सेशन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और जो सर्कुलर मोशन है इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट का ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो एक बार आप जाके वहां से देखिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो जेईई मेन के जो रिसेंट ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए थे उसको आज के सेशन में हम कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सेशन चालू करते हैं। देखो यार, सारा क्वेश्चन आप पहले खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप यहाँ क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। इस बात को आप नोट करके अभी से रख लीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन इसको रीड करते हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस r under the action of central fixous force F, which is inversely proportional to r cube. Its time period of revolution will be given by। देखो यार, ये कितना इजी क्वेश्चन है, जेईई में 2021 में पूछा गया है। तो चलो, जो कह रहा है उसको हम ड्रॉ करते हैं। इसमें कह रहा है कि कोई एक पार्टिकल है जो एक सर्कल के सरकमफ्रेंस पर मूव कर रहा है। तो चलो बना देते हैं इसको अपना डायग्राम। एक ये रहा हमारा सर्कल, ठीक। एक मिनट, सर्कल को सर्कल की तरह बनाते हैं। इस पे कोई एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, ठीक। मान लेते हैं पार्टिकल यहाँ है। जब ये पार्टिकल इस पे मूव करेगा तो इस पे क्या लगेगा, वो बोल रहा है एक फिक्सियस फोर्स लग रहा है। फिक्सियस मतलब जो इसका अपोज कर रहा है। मान लेते हैं पार्टिकल भी वेलोसिटी से जा रहा है, इसका रेडियस कितना ले लेते हैं r, ठीक। तो जो ये फिक्सियस फोर्स इस पार्टिकल पर लग रहा है वो कितना दिया हुआ F, जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल r क्यूब के है। अब देखो, अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, अंदर फिक्सियस फोर्स लग रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए कौन आएगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा। बस ये डायग्राम आप समझ जाओगे, आराम से कर दोगे। देखो हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, गिवन एफ क्या है, जो आपका फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस के पावर क्यूब है। आपसे बोल रहा है कि जो देखो टाइम पीरियड है वो रेडियस के कौन से पावर पे डिपेंड करेगा। समझ गए कि नहीं क्वेश्चन? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को एक बार पॉज करिए, फिर से रीड करिए, सारा समझ में आ जाएगा। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट टर्म आएगा, मान लेते हैं k बाई आर क्यूब। अब देखो, जब ये मोशन कर रहा है, यहाँ पे आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके बराबर होगा? फिक्सियस फोर्स के। तो चलो एफ सी इक्वल टू एफ। अब अगर ये पार्टिकल का मास m है, v वेलोसिटी से घूम रहा है और इसका रेडियस r है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू क्या आएगा? एम वी स्क्वायर बाई आर। देखो यार, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, जैसा क्वेश्चन में बोला है बस वैसे ही करते जा रहा हूं। आप बिल्कुल मत टेंशन लेना, आराम से क्वेश्चन सॉल्व करो, एकदम आराम से रीड किया करो, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब बताओ, भी हमें टाइम पीरियड चाहिए। टाइम पीरियड के लिए क्या आएगा? पहले एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, फिर एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू 2 पाई बाई टी डालेंगे तब भी आएगा ना। तो अब हमें लीनियर को एंगुलर में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? भी इक्वल टू क्या होता था? आर ओमेगा। तो चलो उसकी वैल्यू पुट करते हैं। एक मिनट, आर कैपिटल है ना, तो यहाँ भी कैपिटल रखते हैं जो हम लेके चल रहे हैं। एम आर ओमेगा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इक्वल टू के बाई आर क्यूब। यहां से एक आर से एक आर चला जाएगा, क्या बचेगा? आर स्क्वायर। अब चलो इसको और सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई आर स्क्वायर। देखो एक आर से एक आर कैंसिल हुआ है। अब हमको टी की वैल्यू चाहिए, टाइम पीरियड, उसको हम कैसे लेके आएंगे? देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ, v इक्वल टू आर ओमेगा, जो जो फार्मूला यहाँ पे सप्लीमेंट में डाल रहा हूँ। दूसरा क्या लूंगा? ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, जहां पे टी है हमारा टाइम पीरियड, ठीक। तो चलो इसको अब फिर से डालते हैं। एम आर की वैल्यू वही रहेगी, आर स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू क्या डाल देता हूँ?
2 पाई/t का होल स्क्वायर। देखो एग्जाम में आएगा, आप आराम से 1 मिनट के अंदर कर दोगे, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है। अब हमें टाइम पीरियड चाहिए, टाइम को इधर दे के आओ, सारे टर्म को इधर करो। तो जब इसको हम अरेंज करेंगे तो देखो हमारा क्या निकल के आएगा, 4 पाई, यहाँ से 4, देखो इसको मैं अरेंज करता हूँ, टी स्क्वायर को इधर ले आता हूँ, ठीक है। तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, इधर आपका आएगा एम आर स्क्वायर पर 4 पाई स्क्वायर, एम का स्क्वायर है कि नहीं, एम का स्क्वायर नहीं है, एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर और क्या है, डिवाइडेड बाई है आपका, इधर के आ जाएगा और आर का उधर फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई के। समझ में आया कि नहीं? कुछ नहीं किया हूं, बस उसको अरेंज किया हूं। अब आप ध्यान से यहां देखो, इसको मैं क्या लिखूंगा, 4 पाई स्क्वायर एम आर के पावर 4 डिवाइडेड बाई के। यही आया ना? यहां तक कुछ भी डाउट है तो बोलो, अगर जरा सा भी डाउट हो तो बताना। आप देखो यहाँ टी स्क्वायर है, तो हमें टी और रेडियस के टर्म में चाहिए, तो टी स्क्वायर डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है, आर के पावर 4। तो जब स्क्वायर रूट दोनों साइड देंगे, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आएगा, आर स्क्वायर के। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन डी। देखो कितना इजीली हमने कर दिया, बस फिक्सियस फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल किया, हमें रिलेशन दिया हुआ था, वैल्यू पुट किया, आंसर निकल के आ गया। देखो कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखिएगा, वो डेटा भले चेंज करेगा लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा, इसलिए अच्छे से सीखिए। जो भी क्वेश्चन में आपसे पूछेगा आप उसको आराम से निकाल लोगे। चलिए अगला क्वेश्चन, आप वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं सॉल्व हुआ तो मैं कर रहा हूं, देखिए कि कहाँ पे मिस्टेक्स हो रही है। देखो जहां जहां मिस्टेक्स हो रही है उसको नोट करिए और उसको अभी से इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। चलो इसको रीड करते हैं। A clock has a continuously moving seconds hand of 0.1 meter length. The average acceleration of the tip of the hand in units of meter per second square is of the order. देखो यार ये कह रहा है कि कोई एक वाल है, देखो ये आप रेक्टेंगल मत मान देना, ये सर्कुलर वाल है, ठीक है, जो दीवार घड़ी होती है सर्कुलर वाली। तो उसमें जो हैंड्स का रेडियस, जो हैंड्स वाली सुई है उसकी लंबाई 0.1 मीटर दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि अगर वो एक चक्कर मार दे रहा है तो उसका एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा जो मूव कर रहा है। तो चलो इसको ड्रॉ कर देते हैं तो और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक, मान लेता हूं यह है वॉल, यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूं, यहाँ पे कितना बजा दूं, 12, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9। ठीक, अब यहाँ पे एक आपका क्या है, हैंड मान देते हैं। ठीक, अब यहाँ से घूम घूम के पूरा चक्कर मार के वापस यहाँ पे आ गया है, और इसकी जो लेंथ है हैंड की वो किसके बराबर है, इस सर्कल के रेडियस के बराबर है, जिसका कितना दिया हुआ है, 0.1 मीटर। और टाइम टाइम कितना में पूछ रहा है, 60 सेकेंड एक पूरे चक्कर में। तो हम इसको नहीं निकालेंगे, हमसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन। यार अगर ये घूम रहे तो एक एक्सेलरेशन आएगा कि नहीं, ए इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा स्क्वायर। तो हमें अगर किसी तरह ओमेगा मिल जाए तो हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, यही होता है ना, ए इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, जो हमसे पूछ रहा है यहाँ पे एक्सेलरेशन। तो आर तो दिया है, अगर हम किसी तरह ओमेगा फाइंड आउट करें तो ओमेगा का फार्मूला है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई/टी, यही है ना, ओमेगा की वैल्यू तो यही होती है 2 पाई/टी। इसको वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 3.14 डालते हैं, टी की वैल्यू है 60। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 0.105, और इसकी यूनिट एंगुलर वेलोसिटी की रेडियन पर सेकेंड। तो आराम से सॉल्व करिए, बिल्कुल जल्दबाजी मत कीजिए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलो अब एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, ए इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, वैल्यू पुट करते हैं 0.1 इंटू 0.105 का होल स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा एक्सेलरेशन आपका 0.0011। ठीक, अब हमको एवरेज एक्सेलरेशन का ऑर्डर पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। देखो ऑर्डर
आपको अगर यूनिट एंड डायमेंशन का मेरा लेक्चर आपने देखा होगा तो वहां मैंने डिटेल में आपको सिखाया था कि राउंड अप कैसे करते हैं। अब अगर हम राइट साइड जा रहे हैं तो 10 के पावर जितना डिजिट आगे जाएंगे उतना पावर माइनस करके लिखेंगे। यहाँ से कितना जा रहे हैं 1 2 3, तो इसको मैं क्या लिखूंगा 1.1 इंटू 10 के पावर -3 और इसकी यूनिट क्या होती है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। कहीं भी कुछ भी डाउट हो वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब आपको ऑर्डर पूछ रहा तो ऑर्डर यही है 10 की पावर -3, तो यहाँ पर हम वैल्यू डाल देते हैं 10 की पावर -3। तो कौन सा ऑप्शन अपना सही हुआ 10 की पावर -3 ऑप्शन ए। देखो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना, यहाँ ऑर्डर पूछा था इसलिए आंसर टिक करने से पहले एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप पहले खुद से ट्राई कीजिए। और इस टाइप के मैंने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया हूँ। एससी वर्मा की मैंने बुक पूरी सॉल्व कराई है। अगर जितना क्वेश्चन मैंने कराया है ना आप उतना कर दोगे, एग्जाम कोई भी ओलंपियाड दो, जेई दो, नीट दो, आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं रुकेगा। बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं वो समझ में आना चाहिए। आई होप आपने ट्राई कर दिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हुआ तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ तो मैं कर रहा हूं, देखिए मिस्टेक्स कहां पे आपसे हुई है। देखो ये कह क्या रहा है, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज फिक्स्ड टू वन एंड ऑफ अ लाइट स्प्रिंग हैविंग फोर्स कांस्टेंट k and an stretched length l. The other end is fixed. The system is given an angular speed omega about the fixed end of the spring such that it rotates in a circle in gravity free space, then the stretch in the spring is। देखो जब मैं जेई कभी प्रीवियस ईयर करा रहा था उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आया था 22 या 23 में, तो जो स्टूडेंट यहाँ एक क्वेश्चन किया होगा पीवाई को 22 वाला आराम से कर देगा कि नहीं। इसलिए पीवाई को करना बहुत ही जरूरी है, अगर आप नहीं करोगे तो नहीं समझ में आता कि एग्जाम में चल क्या रहा है। तो चलो इसमें जो कह रहा है हम उसको बनाते हैं। करा कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है, एक स्प्रिंग से बंधा हुआ है, स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट k है और उसका स्ट्रेच लेंथ l है। बताओ जब स्प्रिंग को आप सर्कल में घुमाओगे वो खींचेगी कि नहीं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण तो खींच जाएगी। तो आपसे पूछ रहा है कि वही वो कितना खिंचाव उसमें आया। समझ में आ गया ना क्वेश्चन। तो चलो जैसा दिया है बनाते हैं। पहले मैं अनस्ट्रेच पोजीशन बना देता हूं, मान देता हूं स्प्रिंग हमारी कुछ इस तरीके से थी, खींची नहीं थी। तो यहां से यहां जो इसकी लेंथ थी स्प्रिंग की कितनी थी, एल दिया है। ठीक, अब हमको बोल रहा है कि इसी स्प्रिंग को हमने स्ट्रेच कर दिया। यहां से जब हमने स्ट्रेच किया, मान लेते हैं लंबाई कितनी इंक्रीज हो गई, लंबाई हमारी इंक्रीज होके एल प्लस एक्स हो गई। यहां तक जो लंबाई थी, कितना लंबाई हो गया है, एल प्लस एक्स। ठीक, एक्स जो है स्प्रिंग हमारा उतना स्ट्रेच हुआ। हमसे यही की वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा। अब आप बताओ जब स्प्रिंग को आप खींचे हो वो वापस आना चाहेगा कि नहीं, और इसको क्या कर रहे हो, मान देता हूं ओमेगा स्पीड से घुमाया जा रहा है। अब बताओ जब इसको खींचे हो तो इसका रिस्टोरिंग फोर्स आएगा कि नहीं, और स्प्रिंग फोर्स क्या होता है के एक्स जो इसका अपोज करेगा। और जब इसको यार एक सर्कल में घुमाओगे तो बाहर की तरफ क्या आएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा जो इसे सर्कल में घूमने का मदद करेगा। समझ में आया कि नहीं, अच्छे से क्वेश्चन को समझना। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया सॉल्व करने में कुछ नहीं रहता। स्टूडेंट लोग अक्सर क्वेश्चन समझने में ही गलती करते हैं। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या मान देते हैं, अभी हम कहा ले लेते हैं, लेट स्प्रिंग स्ट्रेच्ड, लेट स्प्रिंग स्ट्रेच्ड, कितना स्ट्रेच हुई है एक्स। ठीक, अब जब इलोंगेट पोजीशन पे मैं देखना हूं, एट स्ट्रेच मतलब इलोंग हो गई है, खिंच गई है, एट इलोंगेटेड पोजीशन। इलोंगेटेड पोजीशन क्या हमने माना है, एक्स, वही जो खिंची हुई है। इस पे आप ध्यान से देखो, जब हमने यहाँ खींचा ये रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग फोर्स के बराबर है, जो स्प्रिंग फोर्स है वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर है कि नहीं, और वो किसके आ रहा है, जब हम सेंटर में घूमेगा तो रेडियल में आएगा, एफ रेडियल इक्वल टू क्या आएगा, एफ सी। एफ सी की वैल्यू क्या होगी, अगर इसका रेडियस मान लेते हैं यहां से यहां आर है, उसकी लंबाई एल प्लस एक्स हमने माना है ना, तो चलो वैल्यू पुट करते हैं, के एक्स इक्वल टू एम, आर की वैल्यू क्या है, एल प्लस एक्स।
इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक, हमें x की वैल्यू पूछ रहा है, तो चलो सॉल्व करते हैं। kx इक्वल टू एम एल ओमेगा स्क्वायर प्लस एम एक्स ओमेगा स्क्वायर। अब x को एक साइड लाते हैं, kx माइनस एम एक्स ओमेगा स्क्वायर। देखो यार, मैं एक एक चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम होती है। इससे मैं एक एक चीजें एक्सप्लेन करता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट देखे। इस कॉन्सेप्ट का मेरा चलाने का मतलब ही है कि आपको कुछ भी नहीं आता, वहां से सिखा के एडवांस लेवल तक आपको तैयार करना है, इसलिए मैं इतने डिटेल में चीजें समझाता हूँ। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, एम एल ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। जो हमसे पूछा था स्प्रिंग कितना खींचेगी, तो देख लो एम एल ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। कौन हुआ, के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, ऑप्शन ए। ध्यान से देखो, यही है ना, एम एल ओमेगा स्क्वायर के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। देखो कितना इजीली हमने कर दिया, कुछ नहीं करना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जो लेक्चर मैंने जिस तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है ना, आप अपने दैनिक जीवन में रिलेट करने की कोशिश कीजिए। एक बार आप चीजें ड्रॉ करना सीख गए, जैसा जैसा हो रहा है, क्वेश्चन आपका एक भी फंसेगा ही नहीं। चलो अगला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं सॉल्व हुआ तो मैं कर रहा हूं, देखिए कि आपसे क्या मिस्टेक हुई है। तो चलो इसको पहले रीड करते हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग along a circular path with a constant speed of 10 meter per second. What is the magnitude of the change in velocity of the particle when it moves through an angle of 60 degree around the center of the circle? देखो यार, एक कितना इजी क्वेश्चन है। अगर आपको वेक्टर एडिशन आता होगा ना, तो सर्कुलर मोशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये एक्चुअली वेक्टर का क्वेश्चन है, लेकिन सर्कुलर में घूम रहा है, इसलिए यहाँ यूज हो गया है। अभी तक हमने जितना कुछ भी सीखा है, मैकेनिक्स जो है, ये पूरे फिजिक्स में आपको यूज होगी, इसलिए मैं यहाँ पे इतना टाइम दे के क्वेश्चन के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलो, जो क्वेश्चन में कह रहा है उसको ड्रॉ करते हैं। कह क्या रहा है कि मान देते हैं कोई एक पार्टिकल है, ठीक। पहले सर्कल बना देते हैं। इस सर्कल का सेंटर मान देता हूं O। यहाँ पे एक पार्टिकल मोशन कर रहा था, जो किस स्पीड से मान देता हूं v1 वेक्टर से जा रहा था, v1 वेक्टर। अब ये बोल रहा है जब सेंटर से वो 60 डिग्री का एंगल बनाएगा, जब सेंटर से 60 डिग्री का एंगल बनाएगा, वेलोसिटी चेंज होगी कि नहीं। मान देता हूं अब वेलोसिटी कितनी हो गई है, v2 वेक्टर। और यहाँ पे एंगल कितना बनाया है, थीटा मान देता हूं। अभी थीटा की वैल्यू मैं 60 डिग्री लास्ट में डालूंगा, अभी जनरल टर्म के लिए पहले डिराइव करते हैं। तो हमें यहाँ क्या दिया है उसको मैं लिख देता हूँ। अगर देखो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा वेक्टर का, v1 वेक्टर, जो क्वेश्चन में v2 वेक्टर इक्वल टू मान देता हूं मैं कितना है v। और ये क्या हमको दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड। देखो क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। समझ गए ना। अब हमसे थीटा की वैल्यू कितना दिया हुआ है, सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। समझ में आया। अब हमसे पूछ रहा है कि इसकी नेट वेलोसिटी में चेंज क्या होगा यहाँ से यहाँ पे जाने पे। तो ये जो दोनों वेक्टर है, अगर मैं इनका रिजल्टेंट निकाल दूं तो वही चेंजेज होंगे कि नहीं। तो चलो यहाँ पे मैं उसको ड्रॉ करता हूँ। मान देता हूँ हमारा पहला वेक्टर स्ट्रेट में है, तो इसको ऐसे बना देता हूँ, या तो ऊपर आएगा या नीचे जाएगा, ठीक। v1 वेक्टर, यहाँ पे सेंटर ओ दे देते हैं। देखो वेक्टर के लेक्चर में मैंने एकदम डिटेल में सब सारी चीजें आपको समझाया है। अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार जाके देख लीजिए, नहीं तो पूरे चैप्टर के दौरान आपको प्रॉब्लम आने वाली है। अब जो v2 है, वेक्टर का हम कैसे एडिशन करते थे, जो यहाँ से v2 वेक्टर है, ये अगर सेंटर ओ है तो यहाँ से कितना एंगल बनाया है, थीटा। देखो जो यहाँ पे था उसी को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब देखो यहाँ पे पूरा कितना एंगल है, पाई। तो यहाँ से कितना एंगल बनाएगा, जो ए एंगल हमारा होगा, ए एंगल होगा पाई माइनस थीटा। अब दो वेक्टर के बीच का हम रिजल्टेंट अगर हमें डिफरेंस लेना था, तो हम क्या करते थे, फार्मूला डेल्टा v वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। यही था ना यार, दो वेक्टर का रिजल्टेंट लेने का, या दो फोर्स का, कुछ भी दिया रहे हम इसी तरीके से करते थे, cos थीटा। अब देखो एंगल हम ले लेंगे, रिजल्टेंट इसका कहीं इधर इस डायरेक्शन में आएगा, इसलिए एंगल पाई माइनस थीटा लेंगे v2 से, ठीक है।
एंगल आप ध्यान से रखिएगा, कंफ्यूज मत होना। अभी जो हमारा थीटा बना है वो क्या हो गया है, cos पाई माइनस थीटा। उसको हम एक साथ रखेंगे इसके लिए। तो चलो सॉल्व करते हैं। डेल्टा v वेक्टर इक्वल टू, देखो सबकी वैल्यू बराबर है, v स्क्वायर v1 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2v स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर। इसका v1 v1 के बराबर हम v रख दे रहा हूँ। cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, पाई माइनस थीटा। ये एंगल मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है। आप ये भी रख सकते हो, कोई नहीं, आंसर सेम आएगा, बट मैं यहाँ से रख के कर रहा हूँ। वो आपके लिए होमवर्क है, आप इस एंगल को रख के चेक करना। आपको मैंने वेक्टर का एडिशन सब कुछ तो सिखाया ही हुआ है, एक बार जाके ट्राई करना उस मेथड से भी। डेल्टा v वेक्टर इक्वल टू, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, 2v स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ। जब 2v स्क्वायर कॉमन लूंगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस cos माइनस थीटा, तो क्या होता है माइनस साइन थीटा, सॉरी माइनस cos थीटा होगा, यही होगा ना। सेकंड में cos अपना नेगेटिव होता है, याद है ना आपको। साइन का अगर ना रिलेशन याद हो तो एक बार जाके देख लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री का मैंने 2 लेक्चर बनाया हुआ है मैथमेटिकल टूल में, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलो 2v स्क्वायर 1, अब 1 माइनस कॉस थीटा है, 1 माइनस कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, बताइए। कॉस थीटा को मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस 2 थीटा का मैंने 3 फार्मूले आपको रटवाए थे। अगर आपको याद होगा, मैंने बोला था कि इसको ध्यान में रख लेना, बहुत जगह यूज होगा, तो उसका यूज करने का समय आ गया है, इसलिए अच्छे से उसको समझिए। तो चलो अब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2v स्क्वायर, माइनस को ओपन करते हैं, -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, डेल्टा v वेक्टर इक्वल टू 4v स्क्वायर साइन स्क्वायर। देखो ये मैंने आपको डिराइव करना भी सिखा दिया, कभी डेटा चेंज करे तो कैसे आप निकालोगे वेलोसिटी डिफरेंट का वेक्टर का। 2v साइन, मैं डायरेक्ट फार्मूला भी लिख देता, लेकिन आपको कुछ भी समझ में ना आता। यहाँ पे थीटा की वैल्यू अपने को कितनी दी है, 60 डिग्री, तो 2v साइन 60/2, उसकी वैल्यू पुट करेंगे, 60/2 मतलब 30 डिग्री हो जाएगा, 2v इंटू 1/2, यही निकल के आएगा ना। अब बताओ जब इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जो चेंज इन वेलोसिटी निकल के आएगा v बराबर 10 मीटर पर सेकंड। तो देखो जो वेलोसिटी से जा रहा था, कितने स्टूडेंट कंफ्यूज हो के ना, देखो ऑप्शन 0 भी रखा है, लेकिन वेक्टर एडिशन में आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट मत करना, यही फंसाने के लिए ये काम किया था। जो लोगों का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा वो बोलेंगे यार स्पीड तो कांस्टेंट है, कुछ चेंज नहीं होने वाली है, यहाँ से यहाँ कैंसिल कर देंगे और सीधा प्लस की जगह माइनस नंबर आ जाता। तो इस चीज को वेक्टर जहां भी आया बहुत केयरफुल हो जाना कि उसको हम डायरेक्टली नहीं ऐड कर सकते हैं, साइन के साथ जाता है। समझ में आया कि नहीं, इसको हमने कैसे किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो, वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं सॉल्व हुआ तो मैं कर रहा हूं, और देखिए कि आपसे कहाँ पे मिस्टेक्स हो रही है। देखो यार एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन, और ये सब जेई के रिसेंट ईयर में पूछे गए हैं, इसलिए ध्यान से सारे कॉन्सेप्ट को सीखिए, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट फिर से रिपीट होके आएगा। आई होप आपने सॉल्व कर दिया होगा, अगर नहीं सॉल्व हुआ तो मैं कर रहा हूं, देखिए कि कहाँ पे मिस्टेक्स हुआ है। तो चलो इसको रीड करते हैं। Two cars of masses m1 and m2 are moving in circle of radius r1 and r2 respectively. Their speed are such that they make complete circle in the same time t. The ratio to their centripetal acceleration, देखो हर जगह फोर्स फोर्स कई जगह आया था, लेकिन यहाँ acceleration का रेशियो पूछ रहा है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। तो चलो बना देते हैं। दो कार है, ठीक है, मान लेते हैं एक कार है, ठीक, ये एक सर्कल में घूम रही है। एक और कार है, इसको भी ड्रॉ कर देते हैं। देखो जब तक चीजों को ड्रॉ नहीं करोगे, विजुअलाइज नहीं करोगे, तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ये भी एक सर्कल में घूम रहा है, जिस सर्कल को ये कंप्लीट किया उसका रेडियस है r2 और उसका इस कार का मास है m2, ठीक।
और जिस रेडियस को इसने कंप्लीट किया, इसका रेडियस है r1 और इसका मास कितना दिया हुआ है m1, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। लेकिन एक कॉमन चीज है, जब ये घूम के फिर से इसी पॉइंट पे आ जा रहा है, इसको एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने में सेम टाइम लग रहा है। तो यहाँ लिख देता हूँ गिवन t1 इक्वल टू t2 इक्वल टू t। ये टाइम पीरियड सेम लग रहा है, यहाँ से घूम के पूरी सर्कल का क्या होता है, जिस पॉइंट से शुरू किए वहां पे पहुंच जाओ। ठीक है, तो इनके असलरेशन का क्या रेशियो होगा? आप देखो, अगर ये घूम रहे तो एक असलरेशन आएगा, तो a1 बाई a2 का आपसे रेशियो पूछा जा रहा है, यही आपको बताना है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? कुछ नहीं, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। अब a इक्वल टू क्या होता है? a इक्वल टू होता है r ओमेगा स्क्वायर। तो a1 की वैल्यू पहले रखते हैं, a1 के लिए रेडियस क्या है r1। देखो मास पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा r1, और ओमेगा ओमेगा की वैल्यू देखो दोनों केस के लिए सेम रहने वाली है, 2 पाई बाई टी का होल स्क्वायर। ठीक, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। चलो 2 की वैल्यू रखते हैं, a2 इक्वल टू r2। टाइम पीरियड तो सेम ही लग रहा है, चाहे t2 रखो चाहे t1, तो सेम ही आएगा t। ठीक, जब इसका स्क्वायर करेंगे, इसको मान देता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों का हमसे रेशियो पूछा, दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं। तो जब डिवाइड करेंगे 2 पाई बाई टी, ये सारा कैंसिल हो जाएगा। तो a1 बाई a2 क्या निकल के आएगा? a1 बाई a2 निकल के आएगा r1 बाई r2। ये रहा हमारा आंसर। देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, इसको सॉल्व करने के लिए आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। और मैंने आपके लिए ऑलरेडी प्ले लिस्ट बना के रखा हुआ है सर्कुलर मोशन का, जहां हर कॉन्सेप्ट पे मैं 2 से 3 क्वेश्चन उसमें कराया हूं। इसके अलावा जो एक क्वेश्चन सीरीज चल रही है, इसमें मोर देन 80 प्लस क्वेश्चन तो अब तक हो ही गए होंगे। पूरा एससी वर्मा कराया, इसके बाद जेई का ये तीसरा लेक्चर है। इतना क्वेश्चन आप कर दोगे ना, आप किसी भी एग्जाम में बैठो, सारा एग्जाम आप क्लियर कर दोगे। चलिए अगला क्वेश्चन। और यार यहाँ तक वीडियो देखे हो तो कम से कम लाइक कर दो। देखो ये क्वेश्चन AI ट्रिपल जब होता था 2002 का क्वेश्चन है। आप इसको खुद से सॉल्व करिए, एकदम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपने बैंकिंग ऑफ रोड का मेरा लेक्चर देखा होगा, इसको आराम से कर दोगे। तो चलो वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए। आई होप आपसे हो गया होगा, नहीं हुआ तो मैं सॉल्व कर रहा हूं। देखिए कि मिस्टेक्स कहां पे हुई है। तो देखो इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, द मिनिमम वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड विथ विच अ कार ड्राइवर मस्ट ट्रेवल्स अ फ्लैट कर्व ऑफ रेडियस 150 मीटर। फ्लैट कर्व मतलब थीटा इक्वल टू 0, कोई बैंकिंग नहीं दी गई है, समझ गए। रेडियस 150 मीटर एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.6 दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि स्कीडिंग ना हो, कितना स्पीड उसको रखना है। देखो यार, ये कितना इजी क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जो जो डेटा दिया है उसको हम लिखते हैं। और अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है, जाके देखिए, एग्जाम्पल के साथ एक एक चीजें मैंने डिटेल में वहां आपको सिखाया हुआ है। रेडियस कितना दिया हुआ, किस रेडियस में टर्न दे रहा है, 150 मीटर में। जी जी की वैल्यू दे देते हैं 9.8। और क्या हमें चाहिए, बोल रहा है कि फार नो स्कीडिंग आप। देखो ऐसा है, और उसी पे टर्न दे रहा है, मतलब रोड पे हमने कोई भी बैंक नहीं दिया। तो यहाँ मैं लिख देता हूं फार नो स्कीडिंग, फार नो स्कीडिंग अलोंग ट्रैक, जिस ट्रैक पे जा रहा है। तो क्या फार्मूला था जो हमने वहां पे, आप डिराइव भी कर सकते हो आराम से। वो था वी मैक्स इक्वल टू कितना था, अगर फ्रिक्शन रहे और एंगल ना रहे। इसको मैं यहां से हटा दूं, नहीं तो आप सोचोगे क्या है। ठीक, क्या होता था, म्यू आर जी, सारा वैल्यू दिया हुआ है। मैक्सिमम स्पीड अगर इससे भाई साहब रखेंगे, तुरंत स्लिप करेंगे। इसी का यहाँ कैलकुलेट करना, म्यू की वैल्यू 0.6, आर की वैल्यू 150, जी की वैल्यू 9.8। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो भी मैक्स की अप्रॉक्स वैल्यू है वो कितनी निकल के आएगी, 30 मीटर पर सेकेंड। ये रहा आंसर। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन बी। देखो कितना इजीली हमने क्वेश्चन कर दिया है, मत जाना कि AI ट्रिपल में है। अभी आपने 24 का एग्जाम देखा होगा, फार्मूला बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे। इसलिए कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखो, मैंने इतने सारे क्वेश्चन कराए हैं, कॉन्सेप्ट आपका ऑलरेडी सारा क्लियर हो गया है। एससी वर्मा का जो मैंने कराया है, जो भी स्टूडेंट सीरियस है रैंक के लिए, वो उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि आप उसको सॉल्व कर दोगे ना, क्वेश्चन कैसा भी पूछे, किसी भी तरीके का आप आराम से कर दोगे।
आप देख रहे होंगे PYQ मैंने इतना कराया आपसे, लेकिन एक भी क्वेश्चन उसके बाहर अभी तक नहीं गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर दिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ तो मैं सॉल्व कर रहा हूं और देखिए कि आपसे मिस्टेक्स कहां पे हुई। देखो इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, 4 ऑप्शन दिया है, आपसे पूछ रहा है कि इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। देखो पहला ऑप्शन, द वेलोसिटी वेक्टर इज टेंजेंट टू द सर्कल। पहले सर्कुलर मोशन का देखो, क्वेश्चन को टिक करना अलग बात है, यहाँ पे आप सॉल्व कर रहे हो ना, सारे ऑप्शन को देखो, अच्छे से समझो कि क्योंकि इन्हीं में से फिर से क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए एनालिसिस किया करो कि क्या-क्या हो सकता है। तो अभी तक हमने जो कुछ स्टडी किया है, सबको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लाया। अगर कोई पार्टिकल मान लेते हैं m मास का है, यहाँ पे मोशन कर रहा है, क्वेश्चन में क्या दिया है, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। जो एंगुलर स्पीड है जिससे जा रहा है वो कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, ठीक। अब देखो अगर ओमेगा कांस्टेंट है, v इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा। r रेडियस है, ये तो बदलने वाला नहीं, एक कांस्टेंट रहेगा। अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो वेलोसिटी क्या आएगी, कांस्टेंट। और वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, सर्कल के टेंजेंट होती है। वेलोसिटी वही होती है ना, तो द वेलोसिटी वेक्टर इज टेंजेंट टू द सर्कल, ये तो 100% सही है। हमसे गलत पूछा, लेकिन हम चारों ऑप्शन को करके देखेंगे। अब देखो दूसरा ऑप्शन, द एक्सेलरेशन वेक्टर इज टेंजेंट टू द सर्कल। अब आप बताओ एक्सेलरेशन वेक्टर इस पे टेंजेंट होगा? जो एक्सेलरेशन वेक्टर है, यहाँ पे कौन सा एक्सेलरेशन आएगा? अगर ये मूव कर रहा है, एक तो आएगा रेडियल जो आर ओमेगा स्क्वायर, एक आएगा टेंजेंशियल। तो यहाँ पे तो रेडियल आएगी, टेंजेंट कहाँ होगा, टेंजेंशियल। तो यहाँ जो ए टी होगा वो होता है डी वी बाई डी टी। अगर वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है तो ए टेंजेंशियल क्या होगा, वो जीरो होना चाहिए, लेकिन यहाँ ये दे रहा है कि टेंजेंट है, तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो गया, गलत। तो जो हमसे ऑप्शन पूछ रहा था, कौन सा ऑप्शन पूछ रहा था, बी। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेकिन हम अगला भी देखते हैं। द एक्सेलरेशन वेक्टर पॉइंट्स टू द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखो कौन सा एक्सेलरेशन आ रहा है, रेडियल, और ये किसकी तरफ आ रहा है, सेंटर की तरफ। तो हमारा थर्ड ऑप्शन भी सही हो गया। देखो यार ये सब सारी चीजें मैंने डिटेल में एक एक करके आपको समझाई है, इसलिए जाके वहां से देख लेना थ्योरेटिकल, अच्छे से आप सीख लोगे ना। ऐसा क्वेश्चन फंसा देगा, कॉन्सेप्ट नहीं आपको क्लियर रहेगा, आप गलती कर जाओगे। इससे बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखिए और उस पर प्रैक्टिस कीजिए। अगला है, द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो ना यहाँ वेलोसिटी आपका इधर है, इसके टेंजेंट, और एक्सेलरेशन इधर है, ए आर जो है आपका रेडियल, और इधर वेलोसिटी है। तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो ये भी ऑप्शन क्या हुआ, सही हुआ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने सारे ऑप्शन लेके यहाँ वेरीफाई कर दिए। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को एक बार पॉज करिए, फिर से समझिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में फिर से पूछे जाएंगे। और खासकर जो लोग नीट के कर रहे हैं, उनमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने की तो प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा सर्कुलर मोशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। चाहे आप नीट के एग्जाम में बैठो, चाहे जेई के, जितना क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कराया इतना कर लीजिए। इसके अलावा जो आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट मैंने सर्कुलर मोशन का प्लेलिस्ट 7 वीडियो का बना के रखा हुआ हूँ, उसको जाके देख लीजिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि मैंने एकदम जीरो से शुरू करके एडवांस लेवल तक आपको सिखाया हूँ। आप देखे होंगे कि क्वेश्चन को मैं कितना आराम से सॉल्व करता हूँ, कि ताकि कोई भी गलती ना हो एग्जाम में। सेशन लेने का मेरा मेन मोटो होता है कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो। एक बार आप क्वेश्चन सॉल्व करने का एल्गोरिदम सीख गए, एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर लोगे। उसके लिए जरूरी है कि आप अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग कीजिए। गलती हो रही कोई नहीं, सबसे गलती होती है, फिर से जाके सीखिए, फिर से प्रैक्टिस कीजिए, फिर से नहीं हो रहा फिर से करिए। एक समय तो ऐसा आएगा कि होगा ही, तो आप लगे रहिए, डेफिनेटली आपकी रैंक अच्छी आ जाएगी। और आपको पता होगा अभी जो जेईई मेन 2024 का एग्जाम हुआ, सारे क्वेश्चन मेरे नोट से ही आए थे। उसका मैंने वीडियो भी बना के रखा हुआ है, आपको यकीन ना हो जाके देख लीजिए। और मैं अभी से बोल रहा हूँ, जो 24 और
नीट में आपके जेईई और नीट के एग्जाम होने वाले हैं अप्रैल और मई में, उसमें भी सारा क्वेश्चन नोट से ही आएगा। आएगा, मैं आपको दिखा दूंगा। देखो ये कॉन्सेप्ट में वहां डिस्कस किया था, वहां से पूछा था। इसलिए अगर आप हमारे चैनल से फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ट्रस्ट करके पूरा देखिए। आपकी रैंक लाने की जिम्मेदारी हमारी। बस जितना सिखा रहा हूं आप उसको अच्छे से सीखिए। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन और है जो आपसे सॉल्व नहीं होता, आप कमेंट बॉक्स में डालिए, या मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जिसका लिंक मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालता हूं, वहां से पोस्ट कीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगा। अगर इसका नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, वहां पे आपको सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लग रहा है। अब अगले लेक्चर में जो प्रैक्टिस सेशन है उसमें सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन चालू हो जाएंगे। आप दोनों लेक्चर को पढ़ते करते रहिए, कॉन्फिडेंस आप देखोगे अपने आप का आपका इंप्रूव होता चला जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपका कैसा लगा, क्योंकि जब तक आप लोग फीडबैक नहीं दोगे हमको पता नहीं चलेगा कि इसमें और क्या इंप्रूव की जरूरत है। चलो आज का सेशन समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वो लाइक करें। थैंक यू।